नमस्कार। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये पंक्तियाँ हमारे भारत देश की आत्मा को दर्शाती हैं, वही आत्मा जिसमें सबकी समानता और संप्रभुता की बात कही जाती है। तो चलिए आज अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार को जानते हैं, समझते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधि संकाय BHU वाराणसी से प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। प्रोफेसर धर्मेंद्र, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। हम अपने देश की जब बात करते हैं, भारत की, तो एक अनूठा देश है। अनूठा इसलिए है क्योंकि यहाँ विभिन्न भाषाई लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अगर इसकी भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो वो भी बहुत ही असमान है, लेकिन सबके बावजूद उसमें एकता है और ये एकता ही हमारी पहचान है। आज हम अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उससे पहले कि उन प्रावधानों को हम समझें, हम जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक कौन है। धन्यवाद मैडम। ये बहुत ही समसामयिक विषय को आपने चर्चा के लिए चयनित किया है जी, और मुझे इस विषय पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। हम यदि इस पर चर्चा करते हैं अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार की जी, तो एक प्रश्न सामने ये आता है कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जी, जिसके देश के संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संवैधानिक संरक्षण दिया गया है जी, वह भी उसके बड़े महत्वपूर्ण भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा है जी, कि आज़ादी से ठीक पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो उनके शासन की एक बड़ी ही पुरानी पद्धति थी, बड़ी आम जन में प्रचलित पद्धति थी कि बांटो और शासन करो। जी, तो आज़ादी से कुछ पहले 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन लोगों ने अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरल रोल की व्यवस्था की और इस तरह से यहाँ विभिन्न धर्मों को, विभिन्न जातियों को, विभिन्न वर्गों को अनेक रूपों में बांट करके वो यहाँ से चले गए। संविधान निर्माताओं के समय समक्ष ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हम पूरे भारत को, एक विविधता भरे देश को एक सूत्र में कैसे पिरोएं। जी, और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि संविधान की जो उद्देशिका है उसमें यह भी कहा गया है कि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यह संविधान निर्मित किया जा रहा है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में ये व्यवस्था की कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। जी, आप जानती हैं और हम सब लोग भी इस बात को जानते हैं कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था लिबरल डेमोक्रेसी है। लिबरल डेमोक्रेसी की 2 बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक कि इंडिविजुअल के राइट्स का प्रोटेक्शन और सिविल लिबर्टीज़। तो इन दोनों का समावेश करने के लिए कि चाहे वो बहुसंख्यक समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उनकी विशेष भाषा, उनकी विशेष लिपि और उनकी विशेष संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 29 में और अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया। यानी कि जो लोग भाषाई या धर्म के आधार पर हमारे यहाँ अपेक्षाकृत संख्या में कम है, वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। और अधिकारों की बात अगर करें तो वो अधिकार किस किस क्षेत्र में उन्हें दिए गए हैं? जी, तो आपका ये भी जो प्रश्न है कि अल्पसंख्यक कौन हैं, जी, किस आधार पर किसको अल्पसंख्यक माना जाए, जी, यह संविधान निर्माण के समय से ही और आज तक यह प्रश्न बड़े ही चिंतन मनन का है। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में, वो हम इंडी केरल एजुकेशन बिल का केस ले लें या DAV कॉलेज सोसाइटी, DAV कॉलेज जालंधर बनाम पंजाब राज्य का ले लें या सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य का ले लें, इवन नए में TM पई फाउंडेशन के मामलों में इस पर बड़ी गहनता से विचार किया है और एक तथ्य स्थापित करने की कोशिश की गई है कि जिस राज्य में 50% से कम आबादी की उस भाषाई अल्पसंख्यक हों
या धार्मिक अल्पसंख्यक हों तो उन्हें हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं जी। जैसे उदाहरण के लिए पंजाब में आर्य समाज के लोग अल्पसंख्यक हैं, वहीं केरल में मुस्लिम जो हैं वो अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। तो इसका भी निर्धारण टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को लेकर के हम करते हैं कि वहाँ यदि लेस देन 50% वो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उनको हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं। जी, तो ये तो बात हो गई कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में कौन आते हैं हमारे भारत देश में, लेकिन उनके अधिकारों की, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति की रक्षा कैसे की जा सके, इसके लिए क्या संविधान में प्रावधान किए गए हैं, एक एक करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। जी, यह भी बड़ा ही केवल उनके अधिकारों की चर्चा 2 अनुच्छेदों में नहीं की गई है। इसको हम 2 रूप में देखें, एक बहुसंख्यक लोगों के साथ और एक अल्पसंख्यक के रूप में। बहुसंख्यक के रूप में यदि हम ये देखें तो अनुच्छेद 14 समता का अधिकार देता है, ये उनको भी प्राप्त है अल्पसंख्यक जो हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये जो उनको अवसर अपॉर्चुनिटीज़ देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये भी उनको प्राप्त है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्रत्येक अल्पसंख्यक को प्राप्त है। ये बहुसंख्यक के रूप में है। अल्पसंख्यक के रूप में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनकी हम चर्चा अभी कर भी चुके हैं कि एक तो हम देते हैं लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को एज ए कम्युनिटी, एज ए ग्रुप, और उस ग्रुप के अंतर्गत भी हम उनके सेक्ट को भी देते हैं कि यदि एक माइनॉरिटीज़ ग्रुप में कई सेक्ट हैं और उनके डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हैं, उनकी उनकी विशिष्ट लिपि है या उनकी अपनी संस्कृति है, तो उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम अनुच्छेद 29(1) में विस्तृत प्रावधान किया गया है कि किन निर्बंधनों के अधीन वो अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को, अपनी भाषा को संरक्षित करेंगे, उसको संवर्धित करेंगे, उसके लिए वो क्या प्रयास कर सकते हैं। उन प्रयासों के बारे में संक्षेप में किसी उदाहरण के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि जो आम जनमानस है वो समझ सके। जैसे धर्म की अगर बात करें, शिक्षा की अगर बात करें, तो उन्हें विशेष क्या अधिकार दिए गए हैं? अब जैसे उसी का एक सप्लीमेंट्री पार्ट है अनुच्छेद 347, 350 क, 350 ख, इन सब में ये व्यवस्था की गई है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनके लिए प्रावधान किया जाए। और ये प्रावधान इवन कि इसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को अधिकृत किया गया है कि राष्ट्रपति को यदि समाधान हो जाता है कि किसी राज्य में एक विशेष भाषा को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है या किसी विशिष्ट मातृभाषा को संरक्षित किया जाए जिसमें उनको बच्चों को आगे सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, तो वो एक विशेष अधिकारी की, विशिष्ट अधिकारी की नियुक्त कर सकते हैं और वो पूरी उसकी देखरेख कर सकता है, चाहे वो संस्कृत भाषा का उन्नयन हो, चाहे वो उर्दू का हो या गुरमुखी का हो। तो ये सब इस तरह से अनेक प्रयास किए गए हैं कि ये भाषाएं, उनकी लिपि ये संरक्षित रहें। जी, नई शिक्षा नीति 1986 में भी कुछ बातें उनकी शिक्षा के क्षेत्र में कही गई हैं क्या? कोई विशेष ऐसा उसमें स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है जी। उसमें तो समग्र रूप से संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार ये तो पहले से ही है, बशर्ते कि वो उन्हीं के द्वारा स्थापित हों। एक प्रश्न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में उठा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, यद्यपि अभी भी वहाँ पर मामला विचाराधीन है, कि वह संस्थाएं अल्पसंख्यक संस्थाएं होंगी जो उनके द्वारा स्थापित होंगी। यदि कोई भी संस्था भारतीय संसद या राज्य की विधानसभा के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित है तो अल्पसंख्यक संस्था नहीं मानी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहा गया था कि ये एक्ट के अंतर्गत स्थापित है, इसलिए अभी जो इसके पहले जो मामला निर्णित हुआ उसमें इसको अल्पसंख्यक संस्था मानने से इनकार कर दिया गया है। जी, और अभी नई शिक्षा नीति जो हमारे बीच आई है काफ़ी लिबरल हो गई है हम सभी के लिए जो है जी। तो उसमें भी क्या अल्पसंख्यकों को देश में रख करके कोई नई बात कही गई है? अब अल्पसंख्यकों के नहीं, लेकिन उनकी जो मातृभाषा है जी, यदि हम केवल अल्पसंख्यक को न देखें जी। नई शिक्षा नीति जो आई है ये बड़ी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है जी। अब इसकी सफलता
आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक वो सफल हो रही है। उसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि रीजनल और मदर टंग में, मातृभाषा में वो शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जी। तो क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा जो उनकी होगी उसमें शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक राज्य में, चाहे वो अल्पसंख्यक की मातृभाषा हो या बहुसंख्यक वर्ग की मातृभाषा हो, दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा और एक तरह से सामाजिक समरसता और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति में रीजनल लैंग्वेज और इवन मदर टंग में जो वो देने की व्यवस्था की गई है, शिक्षा व्यवस्था, वो सबसे उपयोगी सिद्ध होगी निश्चित तौर पे। और इसके इतर जाकर के अगर हम जानना चाहें कि संविधान में और क्या क्या अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यक वर्ग को, तो उनके बारे में भी हमें बताएं। जी। एक महत्वपूर्ण उपबंध और किया गया है। जी। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 क से लेकर के 371 इ तक के प्रावधान देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आसाम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जी, फिर इधर जब आएँ तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी भी भाषा, संस्कृति और उनकी लिपि को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि यदि हम कोई भी ऐसा कानूनी उपबंध बनाते हैं जी, तो वहाँ की विधानसभा के द्वारा जिन जिन इन क्षेत्रों में, राज्यों में विधानसभाएं हैं, उसकी सहमति से ही हम वहाँ पर कानून बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रावधान है कि यदि उनकी अपनी जो कुछ स्पेशलिटीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो उनकी कल्चर हो, उसको संरक्षित करने के लिए संविधान में ये उपबंध किए गए हैं। वो अल्पसंख्यक के भी अंतर्गत आ सकते हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं भी हो सकते हैं, वो ट्राइबल भी हो सकते हैं। जी, यानी कि जो जनजाति आदिवासी हैं उनसे लेकर के, और जो हमारे समाज में आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, उनमें भी कुछ अल्पसंख्यक हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। और इसके साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग को जब हम कि उनकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि अपने कल्चर और अपने धर्म की अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है। ऐसी स्थिति में हम कुछ वर्गों को जानना चाहेंगे जो विशेषतः अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं और धर्म को लेकर के क्या उपबंध किए गए हैं। जी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 में दे दिया गया है। जी, उसको हमारे संविधान की उद्देशिका में भी कहा गया है कि हमें किन किन चीज़ों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उपासना की स्वतंत्रता होगी। तो अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि हम जो अंतःकरण से हमारी जो उपासना पद्धति है या धार्मिक प्रयोजन के लिए जो हम अपनाते हैं, हम उनके अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसकी उपासना करने के लिए और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए। जी जी, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी बिल्कुल। अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में भी हमने आपसे जानना चाहा कि कौन कौन वो समुदाय हैं जो विशेषतः अपने यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। अब इसका निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, वो इस आधार पर कि उसकी जो क्राइटेरिया बनाई गई है वो ये है कि जैसे वही मैंने आपको उदाहरण दिया अभी थोड़ी देर पहले कि हिंदू, खासकर जो आर्य समाजी लोग हैं, वो पंजाब में अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो बहुसंख्यक हैं, मुसलमान उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक हैं लेकिन केरल में वो बहुसंख्यक हैं। तो वो उस राज्य विशेष की संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर यदि संपूर्ण जनसंख्या का 50% से वो कम है, चाहे वो कम्युनिटी है या वो सेक्ट है, तो उसको हम अल्पसंख्यक मानते हैं। जी, एंग्लो इंडियंस को लेकर के भी क्या कोई प्रावधान किए गए? हाँ, एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रावधान अपने संविधान में किया गया था। लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 व्यक्तियों को नामित करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में अब ये देखा गया कि उनके प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो अभी हाल में संशोधन हुआ है उसमें इनके नामित किए जाने की व्यवस्था पर संवैधानिक संशोधन साइलेंट है, मौन है, या ये इसको कहा जाए कि अब उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आज के विषय संबंधित आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी जो है वो हमारे ज्ञान को तो विस्तार देगी ही, साथ ही साथ हमारे समझ को भी विकसित करेगी। तो इसी आशा के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, 2 गज़ की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और दवाई भी कड़ाई भी के संदेश का पालन करते रहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।